नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर मिली समीक्षा को देख रहे हैं। किताब है डॉक्टर सुधीर दीक्षित की टाइम मैनेजमेंट और हमारे पास इसकी एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा है। तो आज इसी समीक्षा को थोड़ा खोल कर देखते हैं कि ये किताब क्या सिखाती है, इसकी ख़ास बातें क्या हैं और ये किसके लिए सबसे अच्छी हो सकती है। हमारा मकसद है कि इस जानकारी से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। और इस रिव्यू में एक चीज़ शुरू में ही ध्यान खींचती है, वो है इसकी भाषा और इसकी पहुंच। ये सरल हिंदी में है और मराठी जैसी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी। ये अपने आप में बड़ी बात है ना? क्योंकि ये ज़्यादातर सेल्फ हेल्प अंग्रेजी में होती है। हाँ बिल्कुल। ये इसे काफी लोगों के लिए सुलभ बना देता है, जो शायद अंग्रेजी में उतने सहज ना हो या फिर पश्चिमी उदाहरणों से ना जुड़ पाते हों। सही कहा। तो ये किताब आखिर है क्या इस रिव्यू के हिसाब से? रिव्यू कहता है कि ये मूल रूप से एक सेल्फ हेल्प गाइड है। इसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए 30 सिद्धांत या कह सकते हैं नियम दिए गए हैं। 30 नियम सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं। और ये नियम फोकस करते हैं रोजमर्रा की चीजों पर। हाँ, जैसे दिन की प्लानिंग कैसे करें, प्रायोरिटी कैसे सेट करें। हाँ, और वो टाल मटोल वाली आदत प्रोक्रास्टिनेशन। बिल्कुल, उसे कैसे बचें, फोकस कैसे रखें, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे करें। और हाँ, ध्यान भटकाने वाली चीजों से निपटना, ये तो आजकल सबकी समस्या है। जी, ये वो चुनौतियां हैं जिनसे हम सब रोज जूझते हैं किसी न किसी रूप में। और रिव्यू एक और बात पर जोर देता है कि किताब का जो मुख्य संदेश है वो बड़ा यथार्थवादी है। लेखक ये नहीं कहते कि आप टाइम को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, जो कि शायद मुमकिन भी नहीं है। सही। बल्कि वो कहते हैं कि कुछ आसान तरकीबें हैं जिनसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और स्ट्रेस कम कर सकते हैं। ये नजरिया ज्यादा व्यवहारिक लगता है ना, सब कुछ कंट्रोल में है वाले दावों से बेहतर। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये इसे ज्यादा स्वीकार्य बनाता है। बिल्कुल। और शायद यही इसकी एक बड़ी ताकत भी है, जैसा रिव्यू बताता है। रिव्यू में इसकी भाषा की बहुत तारीफ है, साफ, सरल। लेखक ने जानबूझकर मुश्किल शब्द या मैनेजमेंट वाले भारी सिद्धांत इस्तेमाल नहीं किए हैं। अच्छा। भाषा बिल्कुल आम बोलचाल जैसी है। तो जो लोग पहली बार ऐसी कोई किताब पढ़ रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। मतलब कोई डर नहीं लगता कि कुछ बहुत टेक्निकल पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये जो 30 सिद्धांत हैं, ये सिर्फ विचार नहीं है। रिव्यू कहता है कि ये एक्शनेबल हैं, प्रैक्टिकल, जिन्हें असल में किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। कई चीजें तो आप फौरन शुरू कर सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट बनाना, उसे प्रायोरिटाइज करना। या वो मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद करना काम के वक्त। जी। या सोने जागने का एक रूटीन बनाना। तो ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं, करने वाली चीजें हैं। एक्शन पर ज्यादा जोर है। अच्छा, तो एक्शन ओरिएंटेड है। और रिव्यू एक और मजेदार बात बताता है, इसका साइज। किताब काफी छोटी है ना, लगभग 127-130 पेज। हाँ, ये तो काफी कॉम्पैक्ट है। मतलब इससे पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जिनके पास समय कम है, या जिन्हें मोटी किताबें देखकर ही लगता है कि ओह, ये कब खत्म होगी। हाँ। लेकिन क्या ये संक्षिप्तता इसकी इफेक्टिवनेस को कम तो नहीं करती, या ये इसकी खूबी है? अच्छा सवाल है। रिव्यू इसे एक खूबी ही मानता है, खासकर टारगेट ऑडियंस के लिए। छोटा होने का मतलब है कि मेन मैसेज जल्दी पहुंचता है, बिना ज्यादा घुमाव फिराव के। सीधी बात। हाँ, शायद मकसद यही है कि पाठक जल्दी से समझकर अमल करना शुरू कर दे, बजाय इसके कि वो एक लंबी चौड़ी किताब में ही उलझा रहे। हालांकि जैसा आपने कहा, यही बात कुछ लोगों के लिए इसकी सीमा भी बन सकती है। उस पर आएंगे हम। ठीक है। और एक और बात जो रिव्यू में बहुत अहम लगती है, वो है कल्चरल रेलेवेंस। लेखक भारतीय हैं, किताब हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में है। तो रिव्यू कहता है कि इसमें जो उदाहरण है, मुहावरे हैं, सुझाव हैं, हाँ, वो भारतीय पाठकों पर ज्यादा अपने से लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये उनकी दुनिया की बात हो रही है, किसी और देश की नहीं। क्या ये वाकई इतना फर्क डालता है? जी बिल्कुल डालता है। रिव्यू इस बात को काफी महत्व देता है। देखिए, जब उदाहरण आपकी रोज की जिंदगी से मिलते हैं, मान लीजिए ट्रैफिक जाम का जिक्र हो या परिवार की जिम्मेदारियों की बात हो, हाँ हाँ। तो सलाह ज्यादा रिलेटेबल लगती है। लगता है कि हाँ, ये मेरे साथ भी होता है, ये तरीका शायद मेरे लिए काम कर जाए। जबकि पश्चिमी उदाहरण कई बार थोड़े अलग लगते हैं। बिल्कुल। उनकी कार्य संस्कृति, सामाजिक संदर्भ अलग हो सकते हैं। हाँ। तो ये कल्चरल कनेक्शन बहुत मदद करता है सलाह को अपनाने में। और रिव्यू ये भी बताता है कि इसी वजह से, सरलता और इस जुड़ाव के कारण, बहुत से पाठकों को ये किताब बहुत मददगार लगी है। खासकर उन्हें जो पहली बार कोशिश कर रहे हैं अपना टाइम मैनेज करने की। हाँ, या जो बस ये महसूस कर रहे हैं कि उनका समय कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। इसे एक मोटिवेशनल किताब की तरह भी देखा गया है।
जो आपको एक तरह से जगाती है कि भाई समय कीमती है, कुछ करो। छोटी छोटी आदतें बदलने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ तकनीक नहीं सिखाती, एक तरह की जागरूकता भी लाती है। ये सब तो काफी पॉजिटिव बातें हो गई, सरल, एक्शन वाली, छोटी, कल्चरली जुड़ी हुई, मोटिवेशनल। लेकिन जैसा आपने इशारा किया था, हर चीज परफेक्ट नहीं होती। रिव्यू इसकी कुछ कमियों या आलोचनाओं के बारे में भी बताता होगा। हाँ, जाहिर है, रिव्यूज पर भी बात करता है। एक मुख्य बात जो सामने आती है वो ये कि जो लोग पहले से ही टाइम मैनेजमेंट के बारे में काफी जानते हैं, ये जो एडवांस टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई जीटीडी फॉलो कर रहा है या पोमोडोरो, टाइम ब्लॉकिंग वगैरह इस्तेमाल करता है, तो उन्हें ये किताब थोड़ी बेसिक लग सकती है। मतलब उसमें नयापन शायद ना मिले। हाँ, शायद उतना नहीं। उन्हें लग सकता है कि ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो हमें पता है। रिव्यू में कुछ आलोचकों का जिक्र भी है जो कहते हैं कि कुछ हिस्से बस उपदेश जैसे लगते हैं, बजाय ठोस निर्देश के, थोड़े फिलोसॉफिकल। अच्छा, तो गहराई शायद कम लगे एडवांस्ड यूजर्स को। और क्या इसमें डेटा या सबूतों की कमी की बात है? आजकल लोग साइंटिफिक बैकिंग ढूंढते हैं। सही। रिव्यू कहता है कि इसमें बहुत डिटेल्ड केस स्टडीज नहीं है या कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के हवाले या आंकड़ों वाले उदाहरण कम है। ये सिद्धांत और सुझाव देती है, लेकिन उनके पीछे का गहरा विश्लेषण या रिसर्च पर ज्यादा फोकस नहीं है। तो अगर किसी को हर बात के पीछे डेटा चाहिए तो उन्हें शायद ये थोड़ी हल्की लगे। हाँ, ये व्यवहारिक सुझावों पर ज्यादा आधारित है, अकादमिक विश्लेषण पर कम। और कुछ सलाह के आम होने की भी बात थी, है ना? जैसे समय बर्बाद मत करो, प्राथमिकता तय करो। ये बातें तो हम सुनते ही रहते हैं। जी, रिव्यू इसे भी एक संभावित कमी मानता है, खासकर अगर कोई कुछ बिल्कुल नया या क्रांतिकारी ढूंढ रहा हो। ये सिद्धांत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद मौलिक नहीं। तो ये एक रिमाइंडर जैसा ज्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन कभी-कभी हमें रिमाइंडर की ही जरूरत होती है ना? जानी पहचानी बातों पर अमल करने के लिए एक धक्का चाहिए होता है। शायद ये किताब वही काम करती है। ये भी एक नजरिया है। दिलचस्प। समीक्षा में अनुवाद या अलग-अलग एडिशंस के बारे में कुछ कहा गया है, क्योंकि ये कई भाषाओं में है। हाँ, दो और प्रैक्टिकल बातें हैं। पहला, अनुवाद की क्वालिटी। हो सकता है कि अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद में थोड़ा फर्क हो, मूल बारीकियां थोड़ी बदल जाएं या अलग एडिशंस में फॉर्मेटिंग या उदाहरण थोड़े अलग हों। ये तो अक्सर होता है अनुवादित किताबों के साथ। जी, कोई बड़ी खामी नहीं, पर ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये वन साइज फिट्स ऑल समाधान नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत पर्सनल होता है। हाँ, सबकी जरूरतें और काम करने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। तो किताब के सारे 30 सिद्धांत सब पर एक जैसे लागू नहीं होंगे। रिव्यू कहता है कि पाठक को खुद देखना होगा कि उसके लिए क्या काम करता है। इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझे, जिसमें से आप अपने काम के औजार चुनते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। तो इन सब चीजों को देखते हुए खूबियां और कमियां, रिव्यू के हिसाब से ये किताब असल में किसके लिए बेस्ट है? आइडियल रीडर कौन है इसका? रिव्यू इस बारे में काफी साफ है। ये किताब सबसे अच्छी है उन लोगों के लिए जो टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स, अच्छा। या वो लोग जो अपने टाइम को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कहाँ से शुरू करें, जिन्हें बस कुछ सरल, सीधी, करने लायक सलाह चाहिए, बिना किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में फंसे। हाँ, और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी हो सकती है। जिन्हें पढ़ाई और बाकी चीजों में बैलेंस बनाना होता है। बिल्कुल। या फिर वो प्रोफेशनल्स जिन्होंने अभी करियर शुरू किया है, या वो लोग जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, काम, परिवार और प्रोडक्टिविटी सुधारना चाहते हैं, पर आसान तरीके से। जिनके पास लंबी चौड़ी टेक्निक सीखने का टाइम नहीं है। सही। और हाँ, वो पाठक भी जिन्हें मोटी किताबें पसंद नहीं, या जो हिंदी या अपनी भाषा में पढ़ना पसंद करते हैं और कल्चरल कनेक्शन चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर रिव्यू का निचोड़ ये है कि ये किताब उन लोगों के लिए काफी सार्थक है जो बहुत ज्यादा थ्योरी में जाए बिना अपनी रोज की जिंदगी में टाइम का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। एक अच्छी शुरुआत के लिए। हाँ, एक अच्छे प्राइमर की तरह, एक मोटिवेटर की तरह और एक जरूरी रिमाइंडर की तरह काम करती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आपका समय जा कहाँ रहा है और कुछ आसान कदम उठाने को प्रेरित करती है। हाँ, ये भी सच है कि अगर कोई पहले से ही प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स में बहुत गहरा उतरा हुआ है तो शायद उन्हें ये बेसिक लगे। हाँ, ये उन एडवांस किताबों की जगह नहीं ले सकती, लेकिन आम जीवन में सुधार लाने, जागरूकता बढ़ाने और शुरुआत करने के लिए रिव्यू इसे एक ठोस, अच्छी किताब मानता है। तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें निकली वो ये हैं: डॉक्टर दीक्षित की टाइम मैनेजमेंट सरल है, एक्शन लेने लायक है और कल्चरली रिलेटेबल है।
ये बिगिनर्स, स्टूडेंट्स, नए प्रोफेशनल्स या किसी के लिए भी अच्छी है जो प्रैक्टिकल शुरुआत चाहता है। छोटी है, सीधी भाषा है, तो पढ़ना आसान है। जी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एडवांस्ड लोगों को शायद बेसिक लगे और इसमें गहरी केस स्टडी या डेटा कम है और इसके सुझावों को अपने हिसाब से अपनाना होगा। एकदम सही कहा। और रिव्यू ने जिस एक बात पर बहुत जोर दिया वो है जागरूकता। ये किताब शायद सबसे बड़ा काम यही करती है कि ये आपको अवेयर करती है कि आपका समय कैसे बीत रहा है, हाँ, और आप उसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये जानना ही बदलाव का पहला कदम है। और इसी जागरूकता वाली बात से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हम अक्सर जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें बुरी हैं जो समय खराब करती हैं। हाँ, पता तो होता है। जैसे सोशल मीडिया पर लगे रहना, बिल्कुल। या काम को टालते रहना। ये किताब या और भी कई स्रोत हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन असली चुनौती तो करने में है, जानने में नहीं। तो सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद कि ये सिर्फ टेक्निक का नहीं, आत्म अनुशासन का भी मामला है। कोई अपनी वो गहरी जमी हुई आदतें बदलने के लिए पहला कदम कैसे उठाए? सिर्फ जानकारी से आगे बढ़कर उस बदलाव को असलियत कैसे बनाए, खासकर जब पुरानी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल लगता हो। ये सोचने वाली बात है। शायद इस पर गौर करना इस किताब की सीख को और भी पुख्ता कर सकता है।